हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट के चैनल पर। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ पीसी पैकेज का, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, तब आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आने वाला है। सेकंड पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में और सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, मतलब यूनिट सेकंड तक के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। यूनिट थर्ड से मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, यूनिट थर्ड से जो आपका क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या मतलब है, फाइंड एंड रिप्लेस आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ मिलता है, आपको होम पे मिलता है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ मिलता है, आपको होम पे। देखिए एक प्रैक्टिकली जो नॉलेज होगा आपके पास, जब आपके पास प्रैक्टिकल का जो नॉलेज होगा, उस प्रैक्टिकल के नॉलेज के आधार पर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट आपको डिलीवर करना है वो कंटेंट आप कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी खास शब्द में अपने पूरे वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं। अगर आप किसी एक पेज में सारे पैराग्राफ में खोजते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। मतलब फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक पूरे एमएस वर्ड में या किसी भी चीज़, चाहे एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी पार्ट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है। किसी भी चीज़, किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए, किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। लेकिन उसको कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है वो चीज़ें आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हम लिखें। ठीक है, फाइंड का प्रयोग कर आप उस शब्द को सर्च कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको उस शब्द की जगह किसी दूसरे शब्द को डालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जो आसानी से आपको वर्ड फाइल में किसी भी खोजे गए शब्द की जगह किसी दूसरे शब्द डालने की सुविधा देता है, इंसर्ट करने की सुविधा देता है। देखिए ये चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में मिल जाने वाला है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में मिल जाएगा। होम टैब के अंदर जाइए और फाइंड, होम टैब के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ, ये फाइंड ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ये फाइंड ऑप्शन दिया हुआ है, फाइंड दिया है, रिप्लेस दिया है, फिर आपका सेलेक्ट दिया हुआ, ये एडिटिंग ऑप्शन में मिलेगा। होम में सबसे राइट साइड में आपको मिल जाएगा इस। ठीक है, एडिटिंग वाले ऑप्शन में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। आपको पता है कि फाइंड का यूज हम किस लिए करते हैं, तो फाइंड का यूज हम करते हैं कोई भी वर्ड है उस वर्ड को सर्च करने के लिए, और उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को अगर आपको इंसर्ट करना है तब आप किसके का यूज करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे। फाइंड का यूज कब करते हैं, जब आप किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको नहीं मिला है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप यूज करेंगे फाइंड का। ठीक है, और उसी वर्ड की जगह जो आपने सर्च किया हुआ है, ठीक है, जो आपने सर्च किया हुआ है उसकी जगह अगर आप कोई दूसरा वर्ड डालना चाहते हैं तो फिर आप यूज करेंगे रिप्लेस का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। या फिर आप इसका यूज किस लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ दबाकर इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के बाईं तरफ एक नेविगेशन पेन खुल जाएगा, उस नेविगेशन पेन के अंदर सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में कीवर्ड या शब्द को टाइप करें जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, होम पे, होम टैब में मिल जाएगा, सब आपके राइट साइड होम टैब में आपको मिल जाने वाला है। अब आप डॉक्यूमेंट में जहाँ भी आपने उस टेक्स्ट शब्द को प्रयोग किया है, एक प्रोलोगन आपके सामने खुल जाएगा, एक लिस्ट की तरह दिखेगा, जो आपने सब खोजा है वहाँ पर अपने पीले रंग से हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, खोजे गए परिणाम से आप जहाँ भी चाहें क्लिक कर उस पेज पर जा सकते हैं। अगर आप इसको काम खत्म हो गया है तो नेविगेशन पेन दाईं तरफ ऊपर बने कट के निशान पर क्लिक करें। ठीक है, ये मतलब कंटेंट को डिलीवर करने का ऑप्शन दिया गया है, किस प्रकार से आप कंटेंट को लिखेंगे। बाकी आपको ये बताया कि फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किस लिए किया जाता है, तो फाइंड का यूज वर्डों को सर्च करने के लिए, और रिप्लेस का यूज जो वर्ड आप सर्च करेंगे उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए आप रिप्लेस का यूज करते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है,
Ctrl+H का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आप फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स का यूज कर इस प्रकार फिर ये डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है। तो याद रखिएगा, आपको इस जो कंटेंट है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में बताइए, तो पहले आप फाइंड के बारे में लिख दीजिए, फिर आप रिप्लेस के बारे में लिख दीजिए, फिर दोनों का स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए कि आप फाइंड और रिप्लेस का यूज कब करेंगे, कैसे ओपन होगा, उसका यूज कैसे करेंगे, और उसका डायलॉग बॉक्स बना दीजिए। ये फाइंड एंड डायलॉग फाइंड का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ये बना हुआ है, तो देख लीजिएगा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपको इस प्रकार बनना है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ फाइंड व्हाट, क्या सर्च करना चाहते हैं आप, ठीक है। फाइंड व्हाट में क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइंड व्हाट में आप फाइंड व्हाट में क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी चीज़ें सर्च हो जाएंगी, क्या आप सर्च करना चाहते हैं। फाइंड व्हाट में लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो वो चीज़ें सर्च हो जाएंगी। उसके बाद आप अगर इसकी जगह जो आपने सर्च किया हुआ है, इसकी जगह कुछ दूसरा वर्ड डालना चाहते हैं, तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसकी जगह कुछ दूसरा वर्ड डालना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। एक जगह करना चाहते हैं तो रिप्लेस, और हर जगह करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल। याद रखिएगा, अगर आपको एक जगह करना है, ठीक है, अगर आपको एक जगह करना है रिप्लेस, तो एक रिप्लेस का यूज करेंगे, और हर जगह जहाँ जहाँ आपने खोजा हुआ है वहाँ वहाँ आप उस दूसरे वर्ड को हटाना चाहते हैं, उस वर्ड को जिसको आपने खोजा हुआ उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो हर जगह अगर आप रिमूव करेंगे तो फिर आपको रिप्लेस ऑल का यूज़ करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि MS वर्ड में समीकरण और चिन्ह सम्मिलित करने के चरण लिखिए। MS वर्ड में समीकरण, ठीक है, इक्वेशन जिसको बोलते हैं, इक्वेशन ऑन सिंबल इन द MS वर्ड। तो देखिए MS वर्ड में देखिए कैसे आप इस चीज़ को लिखेंगे। पहला तरीका क्या है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से उपस्थित इक्वेशन डालने के लिए क्या यूज करेंगे। वर्ड दस्तावेज में पहले से उपस्थित इक्वेशन सम्मिलित करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें। पहला दिया वर्ड को ओपन करें, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि वर्ड को ओपन करें, फर्स्ट है वर्ड को ओपन करें। सेकंड है कि उस डॉक्यूमेंट में कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां पर एक आप इक्वेशन को सम्मिलित करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में कर्सर को उस स्थान पर रखना है जहां पर आप इक्वेशन को सम्मिलित करना चाहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेप पर थर्ड स्टेप क्या है कि रिबन में इंसर्ट टैब पर जाएं। रिबन में कहाँ जाना है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है। रिबन में इंसर्ट टैब पर जाएं, स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर सिंबल ग्रुप में इक्वेशन के ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करें। मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फोर्थ है, ये देखिए कहाँ पे फोर्थ है कि स्क्रीन पे निम्न डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, जिस पर वो समीकरण इक्वेशन का चयन करें जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, देखिए आपको इंसर्ट पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ देखिए इंसर्ट में क्लिक किया गया है, ये देखिए इंसर्ट में क्लिक किया गया है। इंसर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो ये इक्वेशन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, ये इक्वेशन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तब आप इक्वेशन इसमें से शामिल कर सकते हैं। जो इक्वेशन जहाँ पर भी इक्वेशन सम्मिलित करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कर्सर पॉइंट रखना। जैसे ये मैंने कर्सर पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये कर्सर पॉइंट हमने रखा हुआ है, मतलब हम यहाँ पे इक्वेशन को सम्मिलित करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी आप सम्मिलित करना चाहते हैं वहाँ पे आपको कर्सर पॉइंट रखना है और इक्वेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये इक्वेशन सम्मिलित हो जाएगा, मतलब इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। कहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में क्लिक करेंगे आपको राइट साइड मिल जाएगा इक्वेशन वाला और सिंबल्स दोनों हैं, इक्वेशन और सिंबल दोनों हैं। ये इक्वेशन है और ये सिंबल है, सिग्मा जो सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल का साइन है और ये इक्वेशन का साइन है। तो इक्वेशन और सिंबल दोनों ही मिल जाने वाले हैं आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा तरीका क्या है। एक तो मैं पहला स्टेप बता दिया आपको कि पहला स्टेप क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका, ये इक्वेशन है, देखिए जूम करके मैं दिखा दिया कि ये इक्वेशन है और ये आपका क्या है, सिंबल है। ये आपका एक मिनट, ये आपका इक्वेशन वाला हो गया और ये आपका सिंबल वाला हो गया, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है कि मैन्युअली आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इक्वेशन द मैन्युअली, ठीक है, इंसर्ट इक्वेशन द मैन्युअली। मैन्युअली कैसे, वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से उपस्थित इक्वेशन के अतिरिक्त आप अपनी आवश्यकता के अनुसार
वर्ड दस्तावेज में मैन्युअली रूप से समीकरण भी सम्मिलित कर सकते हैं। उसके लिए निम्न चरणों को फॉलो करना है, निम्न स्टेप को फॉलो करना है। पहला, वर्ड दस्तावेज को खोलें, वर्ड को ओपन करें, मतलब वर्ड को ओपन करें। दूसरा, रिबन में इंसर्ट टैब पर जाएं। कहाँ? इंसर्ट टैब में जाएं और दाएं तरफ मतलब राइट साइड के कोने पर सिंबल ग्रुप में इक्वेशन ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करें। कहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन है दिखाता हूँ मैं आपको। स्क्रीन पर निम्न विंडो दिखाई देगी जिसमें इंसर्ट न्यू इक्वेशन विकल्प पर क्लिक करें और फोर्थ नंबर है टाइप इक्वेशन हियर बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर है आपका इक्वेशन टूल ऑटोमेटिकली रिबन में दिखाई देगा। ड्रैग समीकरण उस डिजाइन टाइप को बनाता है जिसे आप वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन वाला। ठीक है, और ये सिंबल दिया हुआ बगल में, और इसके नीचे देखिए, ये नीचे जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ इंसर्ट द मैनुअली, मतलब मैनुअली आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैनुअली टाइप दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप टाइप करना चाहते हैं आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड में माइक्रो। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि MS वर्ड में माइक्रो चलाने के चरण लिखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बात याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए MS वर्ड के अंदर आप माइक्रो कैसे यूज करेंगे। MS वर्ड के अंदर माइक्रो फंक्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी को मतलब डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी। ठीक है, जो भी एक्टिविटी आप MS वर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो MS वर्ड में जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रो का यूज किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर यूजर MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर कुछ भी टाइप करते हैं तो यूजर उन शब्दों को माइक्रो फंक्शन की सहायता से रिकॉर्ड कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकता है। तो बेसिक इस साइज का यूज क्या है कि आप जब MS वर्ड को ओपन करते हैं, MS वर्ड में जब व्यू ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको माइक्रो मिलता है। ठीक है, तो माइक्रो का बेसिक जो यूज किया जाता है वो माइक्रो का यूज किया जाता है, आप MS वर्ड में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो माइक्रो का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ माइक्रो। ठीक है, आप कैसे माइक्रो क्रिएट करेंगे। देखिए MS वर्ड 16 या आप 2007 कोई भी आपका ऑफिस हो, आप उसमें माइक्रो क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ऑफिस हो, किसी भी ऑफिस वर्जन में आप माइक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में माइक्रो बनाने के लिए आपको सबसे पहले व्यू टैब में जाने के बाद, देखिए मैंने जो बताया आपको, व्यू टैब में जाने के बाद माइक्रो ग्रुप में ही आपको माइक्रो ड्रॉप डाउन में जाकर रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करना है। ये दिख रहा है आपको माइक्रो, देखिए ये आपको माइक्रो दिखा रहा है। माइक्रो पर व्यू में जाएंगे, पहले टैब में जो टैब होता है सबसे ऊपर, उस टैब पे क्लिक करिए। मतलब टाइटल के नीचे जो टैब होता है, टाइटल के नीचे क्या होता है, जो टैब होता है, उस टैब में आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहेगा माइक्रो। ठीक है, व्यू ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा माइक्रो। माइक्रो में जब आप क्लिक करेंगे तो इधर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो व्यू माइक्रो दिया हुआ है, रिकॉर्ड माइक्रो दिया है और पुश रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। जो भी आपको इसमें से करना है, जैसे आपको व्यू करना है तो आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपने किया हुआ है माइक्रो के बारे में, तो आप उसको माइक्रो को व्यू करके देख सकते हैं। आपको अगर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तब आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ देर के लिए रोकना है तो आप उसको पोस्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पोस्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपको व्यू माइक्रो दिखाई देगा। माइक्रो में व्यू माइक्रो है, रिकॉर्डिंग माइक्रो है और पुश रिकॉर्डिंग है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड देखिए कि आप आपसे माइक्रो नेम पूछा जाएगा। अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा वर्ड की तरफ से डिफ़ॉल्ट माइक्रो 1 दे दिया जाएगा। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऐसे माइक्रो रहेगा। अगर आप नाम देंगे तो ठीक है, नहीं डिफ़ॉल्ट ही माइक्रो 1 दे देने वाला है। माइक्रो जब आपको ओपन करेंगे, व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे या व्यू माइक्रो पर क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है। ये डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा रिकॉर्ड माइक्रो। जब आप व्यू माइक्रो हो गया, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपने किया हुआ है, वो आपको व्यू माइक्रो में दिखाई देगा, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड माइक्रो पे ही होगी। आपको माइक्रो का नेम देना पड़ेगा। जो भी आप माइक्रो का नेम देना चाहते हैं वो माइक्रो का नाम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। असाइन माइक्रो, आपको बटन असाइन करना पड़ेगा। आप जो माइक्रो बनाएंगे, है ना, जो भी आप माइक्रो बनाएंगे उसका एक बटन बनाना पड़ेगा कि किस बटन से आप अपनी रिकॉर्डिंग को चालू करना चाहते हैं। तो स्टोर माइक्रो ऑल डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये कीबोर्ड दिया हुआ है। जब आप असाइन करेंगे बटन को तो आप कीबोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी जो बटन है वो आपकी असाइन हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे मैंने बताया कि कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, शॉर्टकट की मांगा जाएगा, जहाँ पर आपको नया शॉर्टकट की डालना है, और ताकि इसी शॉर्टकट से माइक्रो को रन करा सकें। अब ऑनलाइन पर क्लिक करके क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी, ऑनलाइन पर क्लिक करके आप क्लोज पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब देखिए जब आप कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, कस्टमाइज कीबोर्ड। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कस्टमाइज कीबोर्ड, ठीक है। कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो देख लीजिए। ये असाइन किया हुआ की है, जो आपने असाइन करेंगे, जो आप असाइन कीबोर्ड से असाइन करेंगे वो की आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर जब आप असाइन कर देंगे तो फिर ये करंट की आपको यहाँ पे दिखाने लगेगी, यहाँ पे, ठीक है। करंट की आपको यहाँ पे दिखाने लगेगी, तो ये आपकी असाइन की हो जाएगी। और यहाँ से आप असाइन कर दीजिए इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, जब आपके कर्सर पर पुराने टैप कैसेट की भांति आइकन प्रदर्शित हो रही होगी, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब आप कुछ भी लिखिए, वह रिकॉर्ड हो रहा है, और अंत में रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक करना है। फिर रिकॉर्ड हुए माइक्रो को देखने के लिए आपको व्यू रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए और उस माइक्रो को चयन करिए जिसका आपने नाम दिया था। अब रन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका माइक्रो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाने वाला है। व्यू माइक्रो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाने वाला है। रन माइक्रो पर क्लिक करेंगे, आपका माइक्रो रन हो जाएगा, ठीक है। आपका माइक्रो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में विभिन्न डाटा के प्रकार की व्याख्या करें। डाटा का प्रकार, डेटा 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। डेटा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हो। एक्सेल, पहले तो एक्सेल में आपको डेटा टाइप्स लिखना है, ठीक है। पहले एक्सेल में क्या लिखना है, डेटा टाइप्स, पहले उसके बारे में बताना है, उसके बाद आपको उसके स्टेप में जाना है, ठीक है। तो एक्सेल में डेटा टाइप्स होता क्या है, पहले आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके अब देखिए एक्सेल डेटा टाइप्स क्या होता है। एक्सेल पहले आपको डेटा टाइप समझाना है कि डेटा टाइप होता क्या है, उसके बाद उसके प्रकार में जाना है, ठीक है। पहले तो आप डेटा के बारे में बता दीजिए कि डेटा होता क्या है, उसके बाद आप चले जाइए कहाँ, डेटा के टाइप्स में। तो एक्सेल डेटा टाइप्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 4 अलग प्रकार के वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। 4 टाइप्स की अलग अलग वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। डेटा 4 प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट, नंबर, लॉजिकल और एरर, ठीक है। एक तो टेक्स्ट डेटा होता है, दूसरा नंबर डेटा होता है, तीसरा लॉजिकल डेटा होता है, ठीक है, जिसमें एंड और करके मतलब कोडिंग होती है इसमें। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें एक कोडिंग होती है, वो लॉजिकल टाइप का डेटा हो गया। और एक होता है एरर टाइप का डेटा, जिसमें किसी भी फंक्शन के द्वारा हमें एरर मिलता है, तो वो एरर टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। इसके प्रत्येक प्रकार के साथ आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसका उपयोग
करना है और कब, किसका उपयोग कहाँ करना है और कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, स्प्रेडशीट में डाटा एक्सपोर्ट करते समय आप कुछ डेटा प्रकार को भी बदल सकते हैं। देखिए, अब डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। 4 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। एक तो नंबर होता है, जो जैसे कि मैंने भी आपको और बताया कि डेटा नंबर डेटा टाइप। पहली बात करते हैं कि नंबर डेटा टाइप में डेटा इस श्रेणी में किसी भी प्रकार के नंबर को शामिल करता है। इसमें लार्ज नंबर हो सकता है, स्मॉल फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा शामिल हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव नंबर के बीच के अंतर को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ संख्याएं किसी चीज़ की मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आप एक संख्या दर्ज कर सकते हैं जो एक सेल में फाइनेंशियल आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है। देखिए, एग्जाम्पल में क्या क्या है, नंबर डेटा के उदाहरण। आपको होल नंबर मिलेगा। ठीक है, होल नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, परसेंटेज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेसिमल में आप स्टोर कर सकते हैं, डेट्स में स्टोर कर सकते हैं, टाइम्स में स्टोर कर सकते हैं, इंटीग्रेटर्स में स्टोर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर में स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार का नंबर डेटा हो गया। तो नंबर डेटा किसे कहते हैं, नंबर डेटा किसे कहते हैं, पहले तो आप नंबर डेटा के बारे में लिख दीजिए। तो नंबर डेटा किसे कहते हैं आप देख लीजिए। नंबर डेटा क्या होता है, एक लार्ज नंबर या स्मॉल फ्रैक्शन या क्वांटिटेटिव बीच में शामिल हो सकता है। ठीक है, ये नंबर डेटा की डिफिनेशन है। तो नंबर डेटा आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं और इसकी ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर आपका दिया हुआ टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा क्या है, इस प्रकार के डेटा में अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, अल्फ़ाबेट जिसको बोलते हैं A to Z, ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया। न्यूमेरिकल 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये न्यूमेरिकल हो गया। और आपका स्पेशल सिंबल मतलब आपका @ हो गया, हैश हो गया, और स्पेशल सिंबल जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो साइन वन के अल्फ़ाबेट के जो ऊपर कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट के जो ऊपर दिए होते हैं सिंबल, जिन्हें शिफ्ट के साथ आप यूज करते हैं, वो स्पेशल सिंबल होते हैं। उसके बाद देखिए, नंबर डेटा और टेक्स्ट डेटा के बीच प्राइमरी डिफरेंस यह है कि आप नंबर डेटा पर कैलकुलेशन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर डेटा पर आप कैलकुलेशन का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट डेटा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रकार के डेटा के बीच आप ओवरलैप हो सकता है। आप सेल के प्रारूप को मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके इच्छित तरीके से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, डेट्स हो गया, टाइम्स हो गया और एड्रेस हो गया। तो ये क्या है, आपके टेक्स्ट डेटा हो गया। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के टेक्स्ट या कंपैरिजन के रूप में इस प्रकार का डेटा या तो ट्रू या फॉल्स। आप इसमें सी प्रोग्रामिंग में आप इसको सी में यूज कर सकते हैं, C++ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वैल्यू को ट्रू या फॉल्स, जैसे मैंने आपको एक्सेल में सिखाया हुआ है। ठीक है, मैंने एक्सेल में आपको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू सिखाया हुआ है। इफ़ जो प्रोग्राम होता है, इफ़ में प्रोग्राम जो होता है वो ट्रू या फॉल्स, मैंने रिजल्ट में भी निकालना सिखाया हुआ है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो ट्रू या फॉल्स होता है, इसका मतलब यह है कि आप निर्धारित करने के लिए एक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे इफ़ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हमको इतना मिलता है तो ये होगा और नहीं मिलता तो ये होगा। ठीक है, इफ़ जिसको बोलते हैं यदि ऐसा होता है तो, है ना। यदि आप निर्धारित करने के लिए एक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं कि आपके स्प्रेडशीट में विभिन्न उपायों को पूरा करता है या नहीं। आप विभिन्न सिनेरियो के लिए लॉजिकल फंक्शन का उपयोग करने के लिए परीक्षण कर सकते हैं, जैसे एंड और जैसे मैंने रिजल्ट में आपको लगा के दिखाया है, एंड और। ठीक है, ये सी में भी यूज होता है, C++ में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है। एंड और लॉजिकल डेटा हैं ये, तो इनमें भी यूज होता है। ये इसके एग्जांपल है, एंड और। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एरर डेटा। तो एरर डेटा क्या होता है, इस प्रकार का डेटा तब होता है जब एक्सेल आपकी एंट्री को संसाधित करते समय मिस्टेक या मिसिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है। उदाहरण के लिए यदि आप टेक्स्ट डेटा वाले सेल पर कोई फंक्शन चलाने का प्रयास करते हैं तो एक्सेल एरर वैल्यू हैश वैल्यू उत्पन्न करता है।
इससे यह आपको पहचानने में मदद मिलती है कि समस्या कहाँ है, ताकि आप इसे ठीक कर सकें, ठीक है, और मनचाहा परिणाम ले सकें। प्रत्येक एरर वैल्यू की शुरुआत में एक हैशटैग कैरेक्टर इन उदाहरणों को आसानी से पहचानने की आपकी सहायता कर सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो मतलब है कि इस प्रकार का जो डेटा होता है एक्सेल में आपको एंट्री संसाधित करते समय मिस्टेक या मिसिंग इन्फॉर्मेशन को रिकग्नाइज करता है। कौन? एरर, ठीक है। जो आपका एरर डेटा होगा वो आपको एक्सेल में यूज होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब हम किसी भी फार्मूले का यूज करते हैं तो जब फार्मूले में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वहाँ पे आपको एरर आ जाता है, फार्मूला इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है, फार्मूला इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, आपको एरर आ जाता है और एरर के साथ आपको वहाँ पे पहुँचा देता है कि यहाँ पे आपने मिसिंग किया हुआ है। जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक्सेल आपको पहुँचा देता है कि आपने यहाँ पे मिसिंग किया हुआ, उसको बोलते हैं एरर डेटा, ठीक है। ये होता है आपका एरर डेटा। तो डेटा टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में पेज सेटअप और सेल फॉर्मेटिंग को परिभाषित करें। एमएस एक्सेल में पेज सेटअप और सेल फॉर्मेटिंग को परिभाषित करें। अब देखिए पेज सेटअप क्या होता है। एमएस एक्सेल में प्रिंट निकालने से पहले या किसी भी में, चाहे आप वर्ड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, किसी में भी प्रिंट निकालने से पहले उसका हम पेज सेटअप करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में प्रिंट निकालने से पहले एक्सेल शीट का पेज सेटअप करना जरूरी होता है, क्योंकि पेज सेटअप से ही एक्सेल शीट के लिए पेज सेट करना, पेज मार्जिन आदि के कार्य करते हैं। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना। एक्सेल शीट तैयार करने के बाद पेज सेटअप करके मार्जिन लेफ्ट राइट सेट करते हैं। मतलब बेसिकली पेज निकालने से पहले, मतलब आपको प्रिंट करना हो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका पेज सेटअप करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको लिख देना है आपको। एक्सेल में पेज सेटअप कैसे करें, हाउ टू द पेज सेटअप इन एक्सेल। देखिए अब कैसे, पहले तो आपको पेज सेटअप के बारे में लिखना है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पेज सेटअप के बारे में समझाना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर है कि सबसे पहले आपको एक्सेल शीट ओपन करें। सेकंड नंबर, उसके बाद पेज लेआउट ऑप्शन में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पेज सेटअप का विकल्प आपके सामने प्रदर्शित होगा, डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, जिसमें मार्जिन, ऑर्नेटेशन, साइज, प्रिंट और ब्रेक्स ऑप्शन दिया होता है। ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, ये सब ऑप्शन दिए होते हैं आपको, ठीक है। पेज सेटअप वाले ऑप्शन में ऊपर टैब में ये सब ऑप्शन दिए होते हैं, मैं आपको ही दिखाता हूँ। एक तो मार्जिन, ऑर्नेटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, ये सब ऑप्शन आपके ऊपर दिए होते हैं टैब्स में। यदि आपको अलग से मार्जिन सेट करना है तो आप कस्टमाइज मार्जिन में क्लिक करके मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट करने के लिए आपको नंबर भरने होते हैं कि आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन देना चाहते हैं। जैसा कि मार्जिन सेट करके फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आप पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दी होती है। जब पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपको थीम्स भी दिया होता है, कलर, फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट दिया होता है। थीम्स, ठीक है, क्या क्या दिया होता है, थीम्स दिया होता है, कलर्स, फ़ॉन्ट, इफ़ेक्ट्स, ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं। उसके बाद दिया होता है मार्जिन। ये देखिए मार्जिन दिया हुआ है, तो आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया होता है ओर्नेटेशन, तो मार्जिन इसमें पहले से सेट रहती है, ठीक है। आपके पेज में जो होती है मार्जिन पहले से सेट रहती है, ये बात याद रखिएगा। मार्जिन देखिए पहले से सेट रहती है, ये देखिए लास्ट कस्टमाइज सेटिंग होती है, फिर नॉर्मल है, वाइड है, तो मार्जिन पहले से सेट रहती है। यहाँ पे आपको केवल पेज सेट करना होता है, क्लिक कर दीजिए, वो पेज में अप्लाई हो जाएगा, वो पेज में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ऊपर देखिए क्या दिया हुआ है, ओर्नेटेशन दिया हुआ है। जब आप मार्जिन सेट कर देते हैं, जब आप मार्जिन सेट कर देंगे तो यहाँ पे दिया होता है ओर्नेटेशन, पेज को आप किस प्रकार से निकालना चाहते हैं, फिर साइज़ दिया होता है, फिर प्रिंट एरिया दिया होता है, फिर ब्रेक्स दिया होता है, ठीक है। तो ये सारी दिया होता है, फिर बैकग्राउंड दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें दी होती हैं आपके पेज लेआउट ऑप्शन में। अब देखिए ओर्नेटेशन, ओर्नेटेशन में इस प्रकार की सहायता से हम पेज को प्रिंट वाले डेटा के प्रारूप को सेट करते हैं। जैसे हमें प्रिंट खड़े में चाहिए या पोर्ट्रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यदि हमें प्रिंट आड़े में चाहिए तो हम लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं। जब आपको प्रिंट कैसा चाहिए, खड़े में चाहिए, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे।
और यदि आपको प्रिंट आड़े में चाहिए तो लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, जब आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो सीधा सीधा रखेंगे पेज को, मतलब सीधा आपको पेज निकालना है तो पोर्ट्रेट, और आपको बेड़ा निकालना है तो आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर दिया होता है साइज। इस विकल्प की सहायता से हम पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस विकल्प पर क्लिक करते ही बहुत से पेज साइज आपको प्रदर्शित होते हैं, जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे A4 साइज लीगली साइज पेपर के आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए पेपर साइज यहाँ पे क्या दिया हो, A4 साइज है ना। साइज में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी साइज आपको दिखाई देगी, ये बहुत सारी साइजेस है, ठीक है, ये बहुत सारी साइजेस दिखाई दे रही है। इस साइज में कोई भी साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर उसके बाद दिया होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में इस विकल्प की सहायता से आप अपनी एक्सेल सीट में जितने एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं उतने एरिया को सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सेल सीट के जितने भाग को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद प्रिंट एरिया के विकल्प पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको केवल उतना ही भाग प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि ये दिखा रहा है, सेट एट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं, फिर बेक्स दिया होता है, फिर बैकग्राउंड दिया होता है। तो ये सब पेज के ऑप्शन हैं, ये सब पेज के ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कैसे आपको यूज करना है, ठीक है, किसके लिए यूज करना है, क्या पूछ रहा है आपसे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना आपको लिखना है। तो ये बात याद रखें, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे उतना आपको लिख देना है, बस हो गया। फिर ब्रेक ऑप्शन दिया होता है। इस ऑप्शन का उपयोग पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है। इसमें ब्रेक के बहुत से ऑप्शन होते हैं जिसके साथ से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। इनसाइड पेज ब्रेक दिया होता है, रिमूव पेज ब्रेक दिया होता है, और भी ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट की व्याख्या, यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट के बारे में ही आपको बताऊंगा। बाकी के चार्ट जिनकी ज़रूरत नहीं उनको मैंने बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। जो पूछे जाते हैं चार्ट, उन चार्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट, तो चार्ट्स के टाइप्स, पहले तो चार्ट के बारे में बताना है आपको कि चार्ट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में उपस्थित डेटा को एनालिसिस करने तथा ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का यूज होता है, ठीक है। मतलब कोई भी डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए, ग्राफ फॉर्म में देखने के लिए, ग्राफिक फॉर्म में देखने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट का, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें बड़े से डेटा को विभिन्न प्रकार की इमेज ग्राफ के रूप में बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ट में क्या होता है आपका, कॉलम चार्ट, वर्ड चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, एरिया चार्ट, कॉम्बो चार्ट, डोनट चार्ट और स्कॉट चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट के बारे में ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कॉलम चार्ट होता है, एक कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वार के द्वारा कैटेगराइज को प्रदर्शित करता है और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वार के द्वारा वैल्यू को प्रदर्शित करता है। कॉलम चार्ट भी अपनी आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, आपका कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है, आपका पिरामिड चार्ट हो गया। तो इस प्रकार के और भी चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट में और भी चार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम चार्ट दिखाया गया है, इस प्रकार से आपका कॉलम चार्ट बनने वाला है। तो कॉलम चार्ट भी आपको बना के दिखाना है, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको कॉलम चार्ट, डायलॉग बॉक्स आपको बना के दिखाना है किस प्रकार से आपका कॉलम चार्ट बनने वाला है। उसके बाद हम बार चार्ट की बात करते हैं। विभिन्न पैरामीटर्स और आंकड़ों को सेलेक्ट करके चार्ट बनाने का सबसे आसान तरीका वार चार्ट है। वार चार्ट एक कॉलम चार्ट की तरह ही होता है। इसमें बस डेटा को लंबवत मतलब वर्टिकल की जगह क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे बार चार्ट ये ऐसे बनने वाला है, ठीक है, ये बार चार्ट का सिंबल है। तो ये बार चार्ट का सिंबल आपको इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट का उपयोग मुख्यतः वहाँ होता है जहाँ हमें 100% की तुलना में अन्य सभी सेगमेंट को तुलनात्मक अनुपात में दिखाना होता है। जब आपको किसी परसेंटेज में वैल्यू दिखाना हो, ठीक है, जब आपको वैल्यू परसेंटेज में दिखाना हो तब आप वहाँ पे यूज करते हैं पाई चार्ट का। देखिए ये पाई चार्ट है, जब वैल्यू को परसेंटेज में दिखाना होता है, जैसे किसी भी वैल्यू को आपको परसेंटेज में दिखाना है कि इतने परसेंट
पृथ्वी का इतने परसेंट भाग पानी है, इतने परसेंट भाग में स्थल है, इतने परसेंट भाग में वन है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर वैल्यू आपको दिखाना हो तो हम यूज करते हैं किसका, पाई चार्ट का, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले चार्ट में से एक है। आमतौर पर समय की अवधि की तुलना में जब कोई रुझान दिखाना हो, ठीक है, जैसे फ्री हाल में अभी जब आपको रुझान दिखाना हो, जैसे अभी फ्री हाल में इलेक्शन हुआ, उसके अगर आपको रुझान दिखाना हो, देखिए जैसे आपको रुझान दिखाना हो, या क्रिकेट के बारे में आपको दिखाना हो कि कौन से ओवर में किस टीम में कितना रन मारा, ठीक है, और किस टीम में कितना रन ने मारा, ठीक है, तो वो आपको अगर आपको दिखाना है तो ये आप दिखा सकते हैं किसमें, लाइन चार्ट के रूप में, है ना। लाइन चार्ट का सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है, चार्ट जब आपको तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तुलनात्मक जब कोई रुझान दिखाना हो तब आप यूज करते हैं किसका, लाइन चार्ट का। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ एरिया चार्ट। एरिया चार्ट दो या दो से अधिक डेटा पॉइंट्स के बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक डेटा पॉइंट्स के बीच परिवर्तन, है ना, मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के लिए हम एरिया चार्ट की मदद से किसी प्रोडक्ट के प्रत्येक महीने के उच्च और निम्न मूल्य के बीच परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका दिया हुआ एरिया चार्ट, ठीक है, ये आपका एरिया चार्ट दिया हुआ था। इस प्रकार से आपको एरिया चार्ट डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पावर पॉइंट में विजार्ड का यूज करके प्रस्तुति बनाना है, मतलब एनिमेशन बनाना है। आप कैसे एनिमेशन बनाएंगे, तो पावर पॉइंट क्या है, पहले तो आपको पावर पॉइंट के बारे में लिखना है, उसके बाद उसके एनिमेशन के बारे में। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छी पावरफुल अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये हमारे डेटा टेक्स्ट ऑडियो को स्लाइड के रूप में तैयार करने, उसमें क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, शेयर, प्रेजेंटेशन करने का काम करता है। पावर पॉइंट प्रोग्राम में आप एनिमेशन, फोटो, गाने, ग्राफिक्स, पीपीटी वीडियो बैकग्राउंड को आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को ओपन करें, इसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर जाएं। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर पावर पॉइंट को ओपन करें। न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर थर्ड नंबर दिया हुआ है, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। होम टैब को न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां से स्लाइड आप ले सकते हैं, और इंसर्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करें, कलर, फ़ॉन्ट साइज बदलें, ये सब सारी चीज़ें आपको होम टैब में मिल जाएगा, पावर पॉइंट के होम टैब में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर में आपको क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है, ठीक है। हैंड आउट मास्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हैंड आउट मास्टर क्या होता है। नोट्स की हम बात करते हैं, स्पीकर नोट्स। पावर पॉइंट के द्वारा कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति किसी स्लाइड के संबंध में कोई जानकारी देना भूल जाए, तो इस समस्या के हल के लिए प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति उस स्लाइड के नीचे नोट्स टाइप कर सकता है। ये नोट्स हम प्रेजेंटेशन में नहीं दे सकते क्योंकि ये स्पीकर के लिए होते हैं, और इन्हें प्रिंट कर अपने पास रख लेता है ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान देखकर उसे सभी टॉपिक याद आ जाएं और वह अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे सके, ठीक है। मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान उसके नीचे जो नोट्स होता है उसमें आप नोट्स को टाइप कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। नोट्स ऐड करने की एवं प्रिंट करने की प्रोसेस करें, उस स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसमें आप नोट्स ऐड करना चाहते हैं। स्टेटस बार में जाकर नोट्स पर क्लिक करें, और स्टेटस बार के ऊपर ही क्लिक ऐड नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके हम अपने नोट्स को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि नोट्स को प्रिंट करना, फाइल मेन्यू में जाएं, प्रिंट बटन पर क्लिक करें, सेटिंग में नोट्स पेज को सेलेक्ट करके प्रिंट बटन पर क्लिक करें, ठीक है। फिर देखिए दूसरा दिया हुआ हैंड आउट नोट्स। एक तो नोट्स हो गया स्पीकर नोट्स, ये नोट्स, ठीक है, और दूसरा आपका हैंड आउट नोट्स। जो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि
वह प्रेजेंटेशन को देख पाएँ। प्रेजेंटेशन को, यह ज़रूरी नहीं है कि वह पूरा प्रेजेंटेशन को देख पाएँ, क्योंकि कई बार लोगों को किन्हीं आवश्यक कार्यों से प्रेजेंटेशन को बीच में छोड़कर जाना होता है। इस कारण से उनका प्रेजेंटेशन अधूरा रह जाता है। इस समस्या के हल के लिए हैंडआउट्स दिए जाते, अर्थात प्रेजेंटेशन की एक हार्ड कॉपी प्रत्येक व्यक्ति को प्रिंट करके दी जाती है, ताकि प्रेजेंटेशन छूट जाने पर वह घर पर हार्ड कॉपी को देखकर प्रेजेंटेशन की एक हार्ड कॉपी प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है, ताकि प्रेजेंटेशन को छूट जाने पर वो घर पर हार्ड कॉपी को देखकर प्रेजेंटेशन को पूरा कर ले। ठीक है। हैंडआउट्स को प्रिंट करना, वही फाइल मेन्यू में जाएँ, प्रिंट बटन पर क्लिक करें, सेटिंग में जाएँ, हैंडआउट नोट्स में स्लाइड को सेलेक्ट करें जिस स्लाइड का आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं। तो ये आपके हैंडआउट नोट्स और प्रिंट हो गए। ठीक है। ये पीसी पैकर का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यूज करेंगे एमएस एक्सेस। ठीक है। एमएस एक्सेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और 2 से 3 बार इसको देखें। ठीक है। जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में कन्फर्म हो जाए। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना है। थैंक यू सो मच।